हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह समझ लिए हैं। उसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे फोटो करंट क्या होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो बस आज का हेडिंग यही रहेगा, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 करके जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये कुछ देर में ये भी हो जाएगा। तो आप लोगों को हेडिंग लगाना है फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो साथ साथ लगाइए हेडिंग फोटो करंट। फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको पढ़ने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े तो उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग जो है सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते थे कि किसी मेटल सरफेस है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एक मेटल सरफेस है और मेटल मतलब समझ रहे हैं कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि ये इसके अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं मेटल सरफेस के अंदर, ये मेटल सरफेस है, लेकिन इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाता क्योंकि इसके न्यूक्लियस के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है। अब इसको कुछ सफिशिएंट अगर एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। तो उसको इमिशन करने के लिए उसे कई सारा तरीका है, लेकिन हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते हैं कि ये रेडिएशन है। जैसे कि ये रेडिएशन है, और रेडिएशन जो जनरली होता है वो लेते हैं हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ का। और रेडिएशन मतलब वो समझिए कि अभी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो है लाइट आ रही है तो ये रेडिएशन है। तो रेडिएशन का हम लोग जो है सो यहाँ पे पार्टिकल नेचर को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वेव नेचर से तो पॉसिबल नहीं है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये रेडिएशन आया और ये इलेक्ट्रॉन जो है सो इमिट कर करके बाहर आ गया है। ये इलेक्ट्रॉन जो है सो इजेक्टेड हो चुका है, इस सरफेस से इजेक्ट हो गया है। तो इसको समझने के लिए जो है सो आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया था कि जो अभी ये रेडिएशन जो आ रहे हैं, रेडिएशन को वेव न मान करके छोटे छोटे पार्टिकल मान लिया गया, जैसे कि फोटोन। जैसे मान लिया कि छोटे छोटे फोटोन है और ये फोटोन आकर के इस पे स्ट्राइक करता है, तो इस फोटोन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से अगर इसको स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक होने की वजह से ये मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, और मोमेंटम ट्रांसफ़र होने की वजह से यहाँ से एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन का, और वही एनर्जी पा करके ये कुछ इसका वर्क फंक्शन में ख़त्म होगा। और वर्क फंक्शन क्या है, इस बात को पिछले क्लास में डिटेल में बात कर चुके हैं। तो वर्क फंक्शन के बराबर इसी में एनर्जी खपत हो गया। उसके बाद अगर ये कोलिजन न किया, मतलब कोलिजन नहीं करेगा, तो ये इमिट होकर के बाहर आ जाएगा। उसके बावजूद भी इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था, इसी के बारे में बताया था। जैसे मान लीजिए कि ये फोटोन आ रहा है, तो फोटोन के पास क्या होगा, एनर्जी होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट किया है, तो हम वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इससे एनर्जी लेने के बाद विदाउट इस किसी कोलिजन के जो है सो वो बाहर निकल चुका है। तो उस समय जो हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये हर इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन के लिए है कि जो एनर्जी मिलने के बाद डायरेक्ट बाहर आ गया है विदाउट किसी कोलिजन के, मतलब कोई कोलिजन किए बिना अगर बाहर आ जाएगा तो उस समय जो मिलेगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगा वो मैक्सिमम एनर्जी होगा। तो उसको लिखने के लिए ई मतलब जो एनर्जी फोटोन के जरिए दिया गया है -5, ये होता है वर्क फंक्शन। या इसी को हम लोग जनरली दो तरह से लिख सकते थे। इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को के मैक्स, और ये एनर्जी जो है उसको hc/λ -5। इस एनर्जी को एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये कुछ ही इलेक्ट्रॉन के पास होगा। सॉरी, hc/λ को फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते थे, hf-5। और ये दोनों इक्वेशन जो है इसको कहते थे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर लास्ट क्लास में बात करें हम लोग तो सिर्फ यही पे मेन फोकस था कि जैसे कि भी एनर्जी मिला है इलेक्ट्रॉन को किसके ज़रिए से, रेडिएशन के ज़रिए से। तो इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा और उसकी वजह से ये बाहर जंप करके आ जाएगा। अगर बिना किसी कोलिजन के, मतलब जैसे एनर्जी मिली है उसको, अगर मान के चलिए इसको निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए हैं तो ये कूद करके निकलेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकल ही जाए, क्योंकि उसके बावजूद भी अगर इसका किस्मत ख़राब रहा तो एनर्जी मिलते किसी और इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए या उसके अंदर किसी और आयन से जब टकरा जाएगा तो टकराने के बावजूद उसकी एनर्जी जो है सो ट्रांसफ़र होकर के बर्बाद हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाएगा। बस ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ज़्यादा एनर्जी देंगे, मतलब वर्क फंक्शन से ज़्यादा अगर एनर्जी देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये बाहर आ सकता है। जो बाहर आ सकता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वही E-5 के बराबर होता है। तो इसको हम लोग पिछले क्लास में बात कर लिए थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो करंट। तो पहले फोटो करंट को हम लोग देखते हैं, उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आएंगे। तो अभी पहले हम लोग फोटो करंट देख लेते हैं। तो मेन फोकस अभी अपना इस पे रहेगा। तो पहले हमको एक सेटअप बनाते हैं यहाँ पे, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि ये फोटो करंट क्या होता है। तो पहले एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लेते हैं, जैसे वैक्यूम चैम्बर को हम लोग कह सकते हैं। तो जनरली मान लीजिए कि एक चैम्बर बना रहे हैं, ये वैक्यूम चैम्बर है और यहाँ पे थोड़ा सा खिड़की लगा देते हैं, मतलब विंडो लगा देते हैं ताकि इससे लाइट आ सके। और यहाँ पे लगाते हैं एक प्लेट जिसको कहते हैं इमीटर प्लेट, और यहाँ पे एक एक्सेप्टर प्लेट लगाते हैं। इसको जनरली C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको A से। अब ये विंडो है, तो विंडो के जरिए क्या होगी, इस पर जो है सो इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि रेडिएशन आएगा। यहाँ पे ये विंडो मान के चलिए W दे दिए, ये विंडो है। विंडो से होकर के एक पार्टिकुलर रेडिएशन को मान लीजिए यहाँ से आ रही है, मान लीजिए कुछ पार्टिकल रेडिएशन जो है सो फॉल कर रहा है इसके ऊपर। ये वैक्यूम चैम्बर है, ये जो है वैक्यूम चैम्बर है। वैक्यूम चैम्बर। तो यहाँ से क्या होगा कि अभी जैसे इस पे ये क्या है, मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है। तो मेटल प्लेट के ऊपर अगर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है तो इसका मतलब क्या, इसके साथ फोटोन आ रहा है। फोटोन आ रहा है मतलब एनर्जी आ रही है इसके साथ। अब एनर्जी आ रही है तो इसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इमिट करके बाहर आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि इमिट होकर के बाहर निकल चुका है। इसी तरह से ये ऐसे चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है सो ये प्लेट इस पर पहुँच जाएगा। तो हम करते हैं क्या, एक एक्सटर्नल सर्किट बना देते हैं, यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्किट बना देते हैं। और इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर एक एमीटर फिक्स कर देते हैं। जनरली ये एमीटर का रेंज जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। एक एमीटर रेंज कर दिया है, तो इसको कहते हैं कैथोड। ये जो होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब ऐसा प्लेट जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कैथोड कहते हैं। तो इसको मान लीजिए कैथोड। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको कहते हैं एनोड। ये है एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह सकते हैं। चलिए इसको एक्सेप्टर प्लेट। और ये C जो है इसको इमीटर। इमीटर प्लेट। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा क्या हो रहा है। तो आप देखिए,
अभी यहाँ पे एक इमीटर प्लेट है, तो इमीटर प्लेट के ऊपर रेडिएशन जब आ रही है तो रेडिएशन आने के बाद जो है सो यहाँ इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगा, मतलब इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन की चांस है कि वो बाहर आ जाएगा। तो मान लें कि इतना इलेक्ट्रॉन जो है सो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अभी इसके अंदर आ चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे फॉर्मूला कि अगर मान के चलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, और वो वर्क फंक्शन मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ से जो एनर्जी फॉल हो रही है रेडिएशन के जरिए वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर इस एनर्जी की वजह से, जैसे कि ये एनर्जी फॉल किया इस मेटल सरफेस पे, और मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जनरली ये एनर्जी जो आती है वो फोटोन के रूप में आता है। मान लीजिए कि छोटे छोटे फोटोन आ रहे हैं, तो इसके साथ फोटोन आ रहा है, तो ये फोटोन एनर्जी लेकर के आएगा और ये कोलिजन के जरिए इस इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करने के बाद इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन के जब निकलता है, तो जैसे बिना किसी कोलिजन के अगर निकल गया तो कम से कम तो उसको एनर्जी चाहिए निकलने के लिए। जैसे कि अभी मान लीजिए कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जो है सो ये फोटोन के जरिए इसको मिला है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिए थे, तो अभी भी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिमेनिंग एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में होगा। और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा ए की तरफ। ये ए की तरफ अगर मूव करना चाहेगा तो जैसे इस प्लेट पे आएगा तो यहाँ पे इसको कंडक्टिंग वायर देख लिए हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है सो फॉलो होना स्टार्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब फॉलो हो रहा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट भी फॉलो होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब फॉलो करती है तो ये नेगेटिव चार्ज है, और करंट डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन जो निकला इसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि हम लोग बात पिछले क्लास में कर चुके थे कि जैसे अभी जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है वो फोटोन के जरिए निकल रही है, तो फोटोन के जरिए निकल रही है तो उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक करंट इसके अंदर जो फॉलो होना स्टार्ट हो चुका है, और इसी को हम लोग कहते हैं फोटो करंट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ से लिख सकते हैं करंट फॉलो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इसको कैथोड से एनोड की तरफ, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। मतलब जो यहाँ पे करंट जो फॉलो हो रही है फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे वैसा इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन के जरिए बाहर निकली, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये करंट फ्लो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो करंट, फोटो करंट। अब समझ में आ गया कि फोटो करंट क्या है। मतलब जैसे कि अभी हम लोग यहाँ बना दिए हैं एक सेटअप, इस सेटअप के अंदर जा देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन होने की वजह से इस इमीटर प्लेट, जो इमीटर जिसको हम लोग कैथोड किए हैं, वैसा प्लेट जो जनरली इलेक्ट्रॉन इमिट करता है उसको हम लोग कैथोड करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, तो बस इतना दिमाग रखिए, जो इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है उसको कैथोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको एनोड कहते हैं। तो यहाँ से जो रेडिएशन आया इस इलेक्ट्रॉन को मिला, मतलब उस रेडिएशन के जरिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला, और इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी मिली है तो कुछ एनर्जी इसके वर्क फंक्शन में ख़त्म हो गया, और कुछ इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बचा उसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आना स्टार्ट होगा। तो कुछ देर तक तो मान के चले आएगा, जैसे कि अभी देखिए पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पहुँच गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पहुंचने से पहले मान निकल गया, फिर इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन निकलता जाए इसको, जैसे कि कुछ काइनेटिक एनर्जी तो ऐसा है ना कि बहुत फास्ट है, जैसे निकलेगा ये पहुंच जाएगा। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज जो है सो एक्यूमुलेट होता जाएगा, किसके वजह से, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पहुँचा मान लीजिए कुछ देर में, उससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गया। अब जब तक में 2 इलेक्ट्रॉन पहुँचा वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और निकल गया है, तो उसके वजह से इसके बीच बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उस चार्ज को हम लोग कहेंगे स्पेस चार्ज कहेंगे। मतलब ये किसकी वजह से हो रहा है,
ये फोटो इलेक्ट्रॉन की एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है उस एनर्जी की वजह से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लग रहा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे देते हैं। तो बैटरी लगाने के बाद जब पॉजिटिव पोटेंशियल इस पर आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, फोटो करंट। तो भी समझ लिए कि जो करंट फ्लो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन, और फोटो इलेक्ट्रॉन कौन है, रेडिएशन के जरिए जो बाहर निकलते हैं उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग बैटरी लगा देते हैं, साथ साथ कम्यूटेटर भी लगा देते हैं, ताकि उससे हम लोग बैटरी का टर्मिनल को चेंज कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगा रहे हैं, मान लीजिए ये बैटरी है, साथ साथ इसमें जो है सो एक कम्यूटेटर भी लगा देते हैं। ये बैटरी है और कम्यूटेटर को कुछ इस तरह से सिंबल दे देते हैं, एंड कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का काम ही होता है कि इसका टर्मिनल का पोटेंशियल को चेंज करना और पोटेंशियल या वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का सिंबल जो दिए हैं आप समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच एक्सर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ इसके अंदर इंड्यूस हो चुका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को देखेगा तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए हम लोगों को लगाना पड़ा कि पहले इसमें स्पेस चार्ज क्रिएट हो चुका था, तो पहले हम लोग स्पेस चार्ज लिख लेते हैं और यहाँ पे ये थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। यहाँ पे इसको लिख लिए, तो इसको लिख लिया है तो मिटा देते हैं। एक आता है स्पेस चार्ज, यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड बिटवीन या ऐसे लिखते हैं इन द रीजन बिटवीन तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो कैथोड और एनोड के बीच का जो रीजन है उसी के अंदर हो रहा है। तो वहीं पे लिख सकते हैं बिटवीन कैथोड एंड एनोड ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसी की वजह से नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जो है सो क्रिएट हो रही है। मतलब इसके अंदर जो है सो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट रहेगा तो उसको रिपेल करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन, देखिए थोड़ा सा प्रोसीजर फिर समझ लीजिए। अब जैसे इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगाए हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल कर दिए एनोड को, किसके रिस्पेक्ट में, कैथोड के रिस्पेक्ट में। अगर कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव कर दिए एनोड को तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देखेगा तो ये फास्टली अट्रैक्ट होगा, और फास्टली जब अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेगा, और इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर पास करेगा तो इसका मतलब कि फोटो करंट इंक्रीज करेगा। फोटो करंट को इंक्रीज करने का तरीका क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल दिए हैं ए को, मतलब एनोड को, तो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ फास्टली अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में ये अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होने के बाद होगी इसके अंदर जो फोटो करंट होगा वो इंक्रीज करेगा, और फोटो करंट इंक्रीज करेगा उसके बाद जो फिर भी हम इस पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वो डायरेक्ट एनोड पे आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में जो स्पेस चार्ज है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इस पोटेंशियल हम लोग बढ़ाएं इसलिए है कि ताकि बीच के स्पेस चार्ज को कम कर सके। और एक टाइम इतना आएगा कि जब पॉजिटिव पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन
नहीं बचेगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो उस समय जो करंट होगा वो मैक्सिमम करंट हो जाएगा, उसको हम लोग सेचुरेशन करंट कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, जनरली एस रिप्रेजेंट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया है। जैसे यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल को जैसे इंक्रीज किया है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए ड्यू टू विच फोटो करंट इंक्रीजेस। अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगी तो जैसे कि फोटो करंट को अगर हम देखें, फोटो करंट इंक्रीजेस। अब देखिए फोटो करंट क्या होती है, जैसे कि करंट जो होती है वो Q/T होता है। तो Q को जनरली हम लोग N/E लिख सकते हैं T। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर पास करेगा उतना ज़्यादा करंट होगा। यहाँ पे देख रहे हैं अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो फोटो करंट इंक्रीज करता जाएगा। मतलब कोई भी करंट अगर है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा पास करेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल कर दिए एनोड को, किसके रिस्पेक्ट में, कैथोड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रही है किसके तरफ, ए की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और इससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेगा, तो ये एमीटर जो है सो रीडिंग जो बताएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट बढ़ाएगा। उसके बाद जो है सो फिर से हम लोग इंक्रीज करते करंट को, सॉरी पोटेंशियल को, फर्दर इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन ए। अब इंक्रीज जब करेंगे तो और ज़्यादा करंट इंक्रीज करेगा, लेकिन जो है सो एक टाइम आएगा एज स्टेज कम when photo current reach maximum value and no further increases। उसके बाद जो करंट होगा वो इंक्रीज नहीं करेगा। दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इस करंट को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट कहेंगे। मतलब इस करंट जो मैक्सिमम करंट आया है उसके बाद अगर पोटेंशियल को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो फिर भी जो है सो ये करंट का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अपने सैचुरेशन वैल्यू को पहुंच चुका है। अब जाहिर सी बात है कि फिर ले सकते हैं यहाँ से कि अगर हम इसके ऊपर पोटेंशियल हम इंक्रीज करते जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पेस चार्ज जो बीच में बचा हुआ चार्ज है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अब कितना भी पोटेंशियल क्यों न बढ़ाएं, जो इलेक्ट्रॉन सी से निकला है वो डायरेक्ट ए तक पहुँच जाएगा।
तो इसके बाद अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है सी से ए तक वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो ज़्यादा बढ़ाने के बावजूद भी जो है सो एक ऐसा वैल्यू करंट का मिलेगा जहाँ पे वो कांस्टेंट करंट आ जाएगा, तो उस समय हम लोग कहेंगे उस करंट को सैचुरेशन करंट। तो इतना बात आप लोग समझ लिए हैं, तो इसको भी लिख लीजिए। अब हम लोग कम्यूटेटर के सहारे आप उसको रिवर्स कर देते हैं, इस टर्मिनल को रिवर्स कर देंगे, तब क्या होने वाला है। सैचुरेशन करंट आपको समझ में आ गया। फोटो करंट क्या हुआ, जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन के फॉलो की वजह से जो करंट आया है उसको कहेंगे फोटो करंट। और फोटो करंट के बाद अगर देख लिए कि जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड का पोटेंशियल हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो करंट इंक्रीज करता है। लेकिन एक ऐसा पोटेंशियल आ जाता है, मतलब एक ऐसा टाइम आता है जिसके बाद हम अगर फर्दर इसको इंक्रीज करेंगे, इस टर्मिनल को मतलब एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, तो उस समय करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है और वो मैक्सिमम वैल्यू पे आकर करके रुक जाती है। तो उस मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं सैचुरेशन करंट। तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग इसको जस्ट रिवर्स करते हैं। आप करते हैं क्या कि इसको उल्टा कर देते हैं। अब ये टर्मिनल जो हम लोग कम्यूटेटर लगाए थे, कम्यूटेटर के सहारे टर्मिनल को चेंज कर देते हैं। अब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए नेगेटिव कर दिए। अब हो गया ये पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। अब इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब सिचुएशन कैसा आ चुका है देखिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे पहले से ही अगर नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो नेगेटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिक डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज जैसे दिखेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा। अब इलेक्ट्रॉन जब रिपेल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा आ रहा था, फास्टेस्ट ग्रो कर रहा था इस तरफ, वो जाकर के आप धीरे धीरे आएगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो इसके जरिए होगा, इस सर्किट के जरिए, यहाँ से एक्सटर्नल सर्किट के जरिए इलेक्ट्रॉन कम से कम फॉलो होगा। तो अल्टीमेटली फोटो करंट डिक्रीज करेगा। जैसे नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग एनोड पे क्रिएट करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन को आने में रिपल्सन फील करना पड़ेगा, लेकिन जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो और ज़्यादा रिपल्सन फील करना पड़ेगा, और ज़्यादा इंक्रीज किए। एक टाइम ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा जब यहाँ से जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जिससे जो जैसे यहाँ पे दिए थे विदाउट किसी कोलिजन का जब निकल गया था, वो इलेक्ट्रॉन भी अगर रुक जाए इस पोटेंशियल की वजह से, जाहिर सी बात है कि अगर मान के चलिए इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में कर दिए हैं, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को चलने की टेंडेंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो चलना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल देखेगा तो उसके वजह से भी रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे आते आते एक समय ऐसा आएगा कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन एप तक नहीं पहुँच पाएगा, तो उस समय में हो जाएगा इसके अंदर करंट जीरो। और जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जाता है उसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एनोड एट जस्ट फोटो करंट रीच टू या बिकम जीरो वैल्यू। तो इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे, मतलब जो है सो नेगेटिव पोटेंशियल कितना अप्लाइड करें जिसके बावजूद जो है सो यहाँ पे जस्ट फोटो करंट जो है सो जीरो हो चुका है, तो उस पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे स्टॉपिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन अप्लाइंग नेगेटिव पोटेंशियल ऑन ए। समझ रहे, मतलब एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन रिपेल बाय एनोड यानी कि ए ड्यू टू विच
फोटो करंट डिक्रीजेज, फोटो करंट डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे नेगेटिव पोटेंशियल हम ए पे अप्लाई किए हैं तो उसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन अब रिपल्सन फील करेगा, तो रिपल्सन फील करने के बाद जो है सो इलेक्ट्रॉन कम पहुँचेगा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होगा वही पहुँच पाएगा। तो उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि यहाँ पे फोटो करंट का जो वैल्यू हो रहा था वो डिक्रीज कर रहा है। अब उसके बाद फिर से हम जो है सो पोटेंशियल को, नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं ऑन फर्दर इंक्रीजिंग, नेगेटिव पोटेंशियल ऑन ए एज स्टेज arises when no photoelectron reach at ए। अब एनोड पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो उस समय जो करंट का वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। हेंस फोटो करंट बिकम ज़ीरो। ये किसी पार्टिकुलर पोटेंशियल पे होगा, तो उस पार्टिकुलर पोटेंशियल जो नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ए पे, उसी पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको तो आप नोट कर ही लिए होंगे फिगर को, तो यहीं पे लिख देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो यहीं से लिख देते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल applied on anode with respect to cathode which just stop the photocurrent are called स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ वोल्टेज भी कहा जाता है या स्टॉपिंग वोल्टेज भी कहा जाता है। इसका जो है सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक और नाम है, कट ऑफ वोल्टेज लिखा रहे या कट ऑफ पोटेंशियल लिखा रहे तो बात एक ही है, या कहीं पे स्टॉपिंग वोल्टेज लिखा रहेगा या कट ऑफ वोल्टेज लिखा रहेगा तो सबका मतलब एक ही है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जैसे हम नेगेटिव चार्ज अप्लाई करते, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एनोड पे, तो इलेक्ट्रॉन को पहुँचने में क्या हो रही है, रिपल्सन फील करना पड़ रहा है। तो रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन स्लो जो है सो ये रुक रहा धीरे धीरे, और यहाँ पे हम इंक्रीज करते जाएंगे नेगेटिव पोटेंशियल से को, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएगा। तो उस समय जो फोटो करंट होगा इस सर्किट के अंदर जीरो हो जाएगा। जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो हुआ उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो इतना को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देख लेते कैसे कैसे हो रहा था इसके अंदर। तो इसको नोट कीजिए।
तो लिख लिए। तो चलिए हम लोग इसको मिटा करके ये फिगर मिटा देते हैं और यहीं पे इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरह से पोटेंशियल को अप्लाई करने के बाद जो है सो करंट चेंज कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक एक्सिस बनाते हैं। जनरली ग्राफ के लिए हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। तो चलिए इस पे रखेंगे हम लोग एनोड पोटेंशियल। तो इस पे आ जाएगा एनोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, और यहाँ पे रखेंगे करंट। ये करंट कौन सा होगा? फोटो करंट होगा। फोटो करंट किस लिए कहा गया? क्योंकि ये जो है सो फोटो इलेक्ट्रॉन के फॉलो की वजह से आ रहा था, इसलिए इसको फोटो करंट कहा जा रहा है। तो अगर मान के चलिए पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल जीरो पे भी कुछ करंट फॉलो हो रहा था, यहाँ से कुछ करंट फॉलो हो रहा था। जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पे करंट होगा, ये कुछ फॉलो हुआ, उसके बाद फिर से अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कराते हैं तो इंक्रीज करने के बाद जो है सो धीरे धीरे जा करके ये सेचुरेशन वैल्यू को पहुँच जाता है। तो इस समय जो हो जाता है उसको सेचुरेशन करंट कहते हैं, सेचुरेशन करंट। उसके बाद जैसे पोटेंशियल को हम लोग डिक्रीज मतलब नेगेटिव अप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव अप्लाई करने के बाद होती है क्या? फोटो करंट डिक्रीज करता है। डिक्रीज करते 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 एक टाइम ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए कि -V0 पे आकर के ये करंट जीरो हो चुका है। तो इसको, इस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इस पोटेंशियल पे आकर के जो फोटो करंट है वो ज़ीरो हो चुका है। स्टॉपिंग वोल्टेज कहें चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहें, बात एक ही है। या कहीं कहीं कट ऑफ वोल्टेज पे लिखा रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से वेरी कर रहा है। तो अगर मान कर चलिए अभी इतना बात तो आप लिख लिए हैं, तो थोड़ा सा इसी में मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ से आप सर्किट देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। जैसे मान के चलिए अगर हम इंटेंसिटी को अगर चेंज कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा? तो पहले हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप देख लिए कि स्टॉपिंग वोल्टेज कहे चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज के बात एक ही है। तो डेरिवेशन देख लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का कैसा होता है, क्योंकि उसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं और कुछ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे यहाँ पे। तो हेडिंग है डेरिवेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे एक प्लेट सामने रखते हैं जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है एनोड, इसको जनरली हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पे जब इलेक्ट्रॉन मतलब इस पे जब लाइट फॉल करती है, तो लाइट फॉल करने के बाद होता है क्या? किससे? इलेक्ट्रॉन इमिट किया। तो मान लिए इलेक्ट्रॉन इमिट कर करके ये पहुंच रहा है इस प्लेट A पे, और इस पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड किया है। तो मान लीजिए कि -V0 पहुंच चुका है। तो -V0 जब पहुंच जाएगा तो उस समय में जो इलेक्ट्रॉन के पास जितना भी मैक्सिमम एनर्जी होगा वो, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये उसके रिस्पेक्ट में जो है सो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको 0 वोल्ट है, ये मान लीजिए इसका पोटेंशियल 0 है, इसका -V0 है। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? तो इसको जनरली हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं और इसको नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होगा कुछ इस तरह होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे एग्जर्ट होगा। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो फील करेगा फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम C to A। अब ये इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर करके जाना पड़ रहा है। जैसे मान के चलिए इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये चल रहा है किसकी तरफ, ए की तरफ। और जब ए की तरफ चल रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, मान लीजिए एफ ई लग रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को, चलिए कलर बदल के लिख लेते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब सी से ए तक जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डज वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on the cost of their काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी था उसी की वजह से जा रहा है, कॉस्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो आप जनरली जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, तो वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, यही होगा। अब यहाँ से हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था, मतलब जिसके पास सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, अगर वही पहुँच नहीं पाएगा, मान के चले यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है जो उसके पास के मैक्स करते थे, वो के मैक्स, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन ड्राइव किए थे शुरू की क्लास में ही, तो के मैक्स जो किए थे वो क्या था, E-5। तो मान लिए कि यहाँ से जो E-5, मतलब ये सिर्फ ये इक्वेशन उसके लिए था कि जो इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन किए ही सी से बाहर आ चुका, मतलब कैथोड प्लेट से बाहर निकल चुका है, उस इलेक्ट्रॉन का था। अब जिसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अगर वही नहीं पहुँच पाएगा तो बाद बाकी सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं इफ के मैक्स possess electron does not reach at anode अगर मान चलिए जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोसेस कर रहा था, अगर वही पहुंच नहीं पाएगा तो यहाँ से देख रहे हैं कि जितना भी जो वर्क डन हो रहा है सारा का सारा ख़त्म हो जा रही है उसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करने में इसके पास जितना काइनेटिक एनर्जी था। तो यहाँ से लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग जो इसको के मैक्स आई इक्वल टू वर्क डन को जनरली हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो वर्क डन आएगा वो E इंटू वी नोट, क्योंकि चार्ज तो E नोट है, E है, और जो पोटेंशियल है वी नोट है। यहाँ से लिख सकते हैं E इंटू वी नोट, और यही वी नोट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से वी नोट आ चुका है के मैक्स बाय E, इसको कर सकते हैं। तो यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देख लिए। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग समझ चुके हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय ई है। तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। आप देखते हैं कि ये किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको पहले नोट कीजिए आप लोग, लिख लिए। तो चलिए इतना को रहने देते हैं। अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन इक्वेशन या आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिए हैं, तो वहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम
आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वही फॉर्मूला होता है E माइनस फाइव, जहाँ पे फाइव होती है वर्क फंक्शन। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसको के मैक्स लिख सकते हैं, और इसको अभी देखिए रहने दीजिए, इसको ये फॉर्मूला आप प्लाट कीजिए। तो वी नोट बराबर क्या होता है के मैक्स, तो इसको चलिए लिख ही देते हैं, इसी को के मैक्स कहते हैं, इक्वल टू E माइनस फाइव। यही है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस एनर्जी को चाहे तो एच बाय लेमडा भी लिख सकते हैं, चाहे एच इंटू फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो वी नोट जो होती है वो होता है के मैक्स बाय ई इक्वल टू, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसका वैल्यू, तो E माइनस फाइव, तो डिवाइड बाय ई कर देंगे। चलिए थोड़ा इसको और एक्सपेंड कर लिया जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं वी नोट जो आ जाएगा वो एच सी बाय ई इंटू लेमडा, और माइनस में फाइव बाय ई। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ से बदल रही है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड किस बात पे कर रहा है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो यहाँ से बदलने वाला क्या, देखिए सी तो कांस्टेंट रहेगा और ये भी कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी भी जो है ये एच जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, और ये किसी मटेरियल का फिक्स होता है। तो मटेरियल अलग अलग मटेरियल के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा। तो यहाँ से देखने स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, वो लेमडा पे कर रहा है और ये वर्क फंक्शन पे कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, या इसको वेवलेंथ कह सकते हैं, वेवलेंथ, और चाहे तो यहाँ इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसका, रेडिएशन का मतलब लाइट का है, एंड मेटल सरफेस। और अलग अलग मेटल के लिए जो है सो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं इनका, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लेमडा या फ्रीक्वेंसी, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस पे 1 बाय लेमडा लिख देते हैं, और यहाँ पे वी नोट है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अभी देख रहे हैं जनरली जो ये एच सी बाई ई है, मतलब एच सी बाई ई तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये टर्म जो होगा इतना, ये टर्म तो कांस्टेंट है, बदल किस पे रहा 1 बाय लेमडा पे। तो शुरुआत में मान के चलिए अगर लेमडा का वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा 1 बाय लेमडा मतलब एच बाय फाइव ई से, तो ये शुरुआत में तो मान के चलिए जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ से जो इमिटेड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से कुछ थीटा वैल्यू आ गया, ये स्लोप है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल शुरुआत में अगर मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर यहाँ से 1 बाय लेमडा का वैल्यू अगर इससे कम है, यहाँ पे जो है सो इसको 1 बाय लेमडा नोट कर देते हैं, इसको हम लोग लास्ट क्लास से बात किए थे, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जो लेंथ है ये 5 बाई ई है। अगर 5 बाई ई से ज़्यादा एनर्जी उसको मिलेगा, मतलब 5 बाई ई से ज़्यादा पोटेंशियल अगर अप्लाइड करेंगे तब जाके वो करंट को रोक पाएगा। तो इसका स्लोप भी अगर हम लोग यहाँ से देखना चाहेंगे तो ये स्लोप निकल सकता है। इसका अगर स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप निकालने की क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, y इक्वल टू एम एक्स और ये माइनस सी कर देते हैं।
तो x की जगह पे क्या है 1/λ है, तो m किसके जगह पे आएगा SC/E के वजह से जगह पे आ जाएगा, तो स्लोप जो है यहाँ से आ जाएगा HC/E। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी, अगर चाहे तो इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो यहाँ से F0 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि जो जनरली अगर हम देख रहे हैं स्टॉपिक पोटेंशियल के लिए, तो स्टॉपिक पोटेंशियल जो है या तो डिपेंड कर रहा है ये लेमडा पे, जो ये सोर्स का प्रॉपर्टी यानी कि रेडिएशन का प्रॉपर्टी है, और ये जो फाई है वो मेटल का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से अगर ग्राफ देख रहे हैं तो स्टॉपिक पोटेंशियल का वेरिएशन हो रही है। अगर हम इस फाई का वैल्यू को चेंज कर देंगे तो ये हो सकता है कि कुछ यहाँ पे आ जाए। अगर मान लीजिए कि जो अगर किसी मेटल दूसरा मेटल ले लीजिए जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो ये फाई का वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ है तो उसके बाद हो सकता है उठ कर कुछ और आगे आ जाए, तो इस तरह से चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी से कोई लेना देना है नहीं। तो पहले इतना को आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज करके देखते हैं क्या होता है। लिख लिए। आप लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है। रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। यहाँ से लिख सकते हैं बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल depends on only lambda and चलिए lambda और फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद जो है सो इंटेंसिटी, जैसे कि आप यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या होगा, तो इस पे है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल देंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जो है सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। मान लीजिए एक बार जो अगर ये V नोट आ चुका है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मान लीजिए V है, ये इस पे मान लीजिए V नोट है ये, तो V नोट का वैल्यू इंटेंसिटी चेंज करने के बाद किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज करने के बाद एक चीज़ देखने को मिलेगा, बट ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ये रेडिएशन का इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के बाद क्या जो फोटोन आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग कुछ फिगर कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, इस पे रेडिएशंस आ रही है, इस पे रेडिएशन आ रहा है। अगर इस रेडिएशन का अगर इंटेंसिटी हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो इंक्रीज करने के बाद जो होगा नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर देगा। इसमें मान के चलिए छोटे छोटे फोटोन्स हैं, ये सब जो है सब जो छोटे छोटे हैं ये फोटोन्स हैं।
ये इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फोटोन इंक्रीज कर जाएगा, फोटोन इंक्रीज करेगा, मतलब ये आई का वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटोन ज़्यादा होगी। अगर फोटोन ज़्यादा होगा लेकिन फोटोन की एनर्जी जो है अब भी रिमेन कांस्टेंट रहता है, मतलब जो है सो सेम रहता है। अगर एक फोटोन का अगर एनर्जी देखेंगे, इस बात को हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, अगर एक फोटोन का पार्टिकुलर एनर्जी देखेंगे तो वो सेम है। अगर पार्टिकुलर फोटोन का अगर एनर्जी सेम है तो वहाँ से देख रहे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है, या फिर फाई पे डिपेंड करता है, क्योंकि फाई जनरली होती है किसी मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन होता है। लेकिन जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फोटोन इंक्रीज करेगा। तो फोटोन जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ से देख रहे थे आप लोग, जो ये फोटो करेंट है वो Q/T है, तो इसको NE/T लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होगा तो वहाँ से जो है फोटो करंट बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ फोटो करंट बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नंबर ऑफ फोटोन विल इंक्रीज due to which emitted electrons increase and hence photocurrent increases। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो अगर इंटेंसिटी अलग अलग चेंज करेंगे तो सिर्फ फोटो करंट बढ़ेगा, सिर्फ फोटो करंट चेंज करेगा, और फोटो करंट अगर चेंज करेगा तो सैचुरेशन वैल्यू जो होगा अलग अलग होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो इस पे आई है, तो आई जो होता है फोटो करंट को दिखाता है। इस पे दिखाते हैं हम लोग एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल। तो अभी जनरली हम लोग देखते हैं तो शुरुआत में तो कुछ करंट होता है, उसके बाद होते होते धीरे धीरे जाकर के ये सैचुरेशन वैल्यू को मिल जाता है। अगर हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये करंट डिक्रीज करते करते एक पॉइंट पे आकर करके ये रुक जाती है। तो रुक नहीं जाती, मतलब इस करंट इस पॉइंट पे आकर करके जो ये नेगेटिव पोटेंशियल मैंने V0 डाले हैं, मतलब अप्लाइड किए हैं, इस पे आकर के जो फोटो करंट है वो जीरो हो जाता है। ये आई है वो फोटो करंट है, ये फोटो करंट है। अगर हम मान लीजिए इंटेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, मतलब इंटेंसिटी को कम कर दिए हैं, तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पे किसी तरह का चेंज तो नहीं आएगा। इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो फोटो करंट इंक्रीज हो जाता है, अगर इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो फोटो करंट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि अंदर हो क्या रहा है, जैसे इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन्स डिक्रीज हो जाएगा तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज करेगा, और इमिटेड इलेक्ट्रॉन जब डिक्रीज करेगा तो फोटो करंट डिक्रीज करेगा। अगर हम इंटेंसिटी को मान लीजिए डिक्रीज कर दिए हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज करने के बाद कुछ जो है फोटो करंट का वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा। अब मान लीजिए फिर से हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो फोटोन इंक्रीज करेगा, फोटोन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया है तो फोटो करंट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि इसकी वजह से इसमें करंट I1 जा रहा है, इसके अंदर मान लीजिए करंट जो हो रही है उसका वैल्यू I2 है और इसके वजह से I3 है, इन सब का इंटेंसिटी I1, I2 और I3 मान लीजिए।
तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं वो डायरेक्ट करंट जो है सो फोटो करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है। तो अगर I1 लेस देन है I2 से, लेस देन है I3 से, तो करंट का भी सीक्वेंस जो आ जाएगा वो I1 से बड़ा होगा I2 और I2 से बड़ा होगा I3। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो तीनों का जो है सो सेम ही रहेगा। तो V0 फॉर फर्स्ट इक्वल टू V0 फॉर सेकेंड इक्वल टू V0 फॉर थर्ड। अगर फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर दें, अगर मान के चलिए वेवलेंथ को अगर चेंज कर देंगे, वेवलेंथ को चेंज करने का मतलब क्या है कि जो रेडिएशन ला रहे हैं वो अलग अलग कलर का लाएंगे। मान लीजिए येलो लाए, ग्रीन लाए, रेड लाए, तो उसकी वजह से क्या रेडिएशन चेंज करेगा। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे इंटेंसिटी हम लोग सेम रहने देंगे, और फ्रीक्वेंसी को जब चेंज कर देंगे तो मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से और एक जो है सो कुछ इस तरह से है। सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है और एक का जो है सो कुछ इस तरह से, तीनों जा करके जिसका है सैचुरेशन वैल्यू बराबर है। तो इसका मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। तो इसका फ्रीक्वेंसी भी जो है सो F1, इसका फ्रीक्वेंसी F2 और इसका फ्रीक्वेंसी F3 है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो देख रहे हैं V0 का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लैम्डा वेवलेंथ। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो अलग अलग इसका फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी F1 लेस देन F1 जो है सो ग्रेटर है F2 से, F1 लेस देन F2 है, उसके बाद F3 है। तो उसी तरह से जो है सो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा V1 जो है सो लेस देन हो जाएगा V2 से, लेस देन V3 से। लेकिन अगर इंटेंसिटी देखेंगे तो तीनों के लिए इंटेंसिटी जो होगा वो बराबर हो जाएगा, I1 बराबर I2 बराबर I3। इंटेंसिटी इस ग्राफ में सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज की है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो चुका है। तो थियोरेटिकल कंसेप्ट इतना ही था, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते हैं। तो हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग उसको पॉज करके एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो इतना को नोट कीजिए। तो क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप लोग देख लिए, उसको ट्राई कीजिए एक बार पॉज कर करके। दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2015 का आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है सो JEE 2015 में आया हुआ है। मुश्किल नहीं है, बस आप लोग कंसेप्ट लगाइए, बन जाएगा। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होती थी V0 इक्वल टू Kmax बाय E, या इसी को अगर लिखेंगे तो SC बाय E इंटू लेमडा, माइनस में फाई बाय E होता था, यही है। तो आप देखिए 1/λ के साथ, 1/λ के साथ अगर देखेंगे तो दो जगह है, एक इस तरह का ग्राफ है और एक इस तरह का है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखे थे हम लोग जगह कुछ इस तरह का ग्राफ तो ड्रॉ भी किए थे। तो एक तो C हो जाएगा, उसके बाद लेमडा और लेमडा के साथ है, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए ये -5 है, तो इसको कुछ इस तरफ ले आएंगे तो कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए न्यू कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जो बनेगा यहाँ पे इसको हम लोग V' मान लेते हैं, V' इंटू लेमडा। तो लेमडा इंटू V' इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ कुछ होता है, कुछ इस तरह से होता है। मतलब एक्सिस यहाँ पे अगर हो तो यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस वैल्यू है इसलिए यहाँ पे कुछ जो है सो वैल्यू शिफ्ट हो चुका है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको ग्राफ ये दिख रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा A एंड C आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं। दिया हुआ था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसमें जो है सो फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ था और स्टॉपिंग पोटेंशियल V दिया हुआ था। तो ये सब जो है सो V हो जाता।
अगर लिखना भूल गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसको नोट कीजिए। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड पे लिख दिया है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि फिगर शोज वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ एनोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो है सो एनोड पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल, और ये यहाँ पे मान लीजिए करंट है। तो ये करंट को स्मॉल आई से दिखाए थे क्योंकि इंटेंसिटी को हम लोग, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो ए और बी है दोनों का अगर देखा जाए तो इंटेंसिटी डिफरेंट है, और बी और सी का देखेंगे तो इंटेंसिटी सेम है, क्योंकि जनरली सैचुरेशन वैल्यू अगर सेम होता है तो वो इंटेंसिटी सेम होता है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी के लिए बात करें तो इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो बी का सी के बराबर हो जाएगा। और बताए थे कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो ए और बी का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ए और बी का बराबर होगा। तो अब यहाँ से हम लोग खोजना चाहेंगे तो खोज सकते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ए और बी का बराबर है, और ए इंटेंसिटी ए और बी का बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी जो है सो ए और बी का बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सिचुएशन वैल्यू जो है सो बराबर नहीं है। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो ही जाएगा। सेकंड चेक करते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ सी। तो इंटेंसिटी जो फ्रीक्वेंसी जो है सो ए का और सी का, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, तो दोनों का तो डिफरेंट है, ए का ये है और सी का ये है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद सी पे आते हैं, तो कह रहा है कि इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ए और बी का बराबर है, तो ये तो बात अभी सही है, इंटेंसिटी ए और बी का बराबर, जो कि ए और बी का बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है जो फ्रीक्वेंसी बी और सी का बराबर होना चाहिए, बी का यहाँ पे और सी का यहाँ पे पोटेंशियल तो कुछ अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यहाँ से आप देख लिए हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 अलग अलग जो है सो रेडिएशन से जो है सो इंसिडेंट कर रहा है, तो सबका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था और साथ साथ जो है सो इंटेंसिटी भी दिया हुआ था ए और बी का, तो ये ग्राफ के जरिए हम दिखा दिए। तो एक क्वेश्चन और है, उसको भी लिख देते हैं बोर्ड पे, उसको भी आप लोग पॉज करके एक बार। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि द ग्राफ बिटवीन 1/λ एंड पोटेंशियल, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस पे दिया हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल और इस पे दिया हुआ 1/λ। तो जनरली आप अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू देखे थे उसको देख लीजिए। वी नॉट जो होता था वो के मैक्स बाय ई, इसी को लिखे थे, तो एच सी बाय ई इंटू 1/λ माइनस 5/e। तो ये एक्सप्रेशन है अपना 1/λ और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का। उसके बाद कह रहा है कि 3 मेटल हैविंग वर्क फंक्शन, 3 मेटल दिया हुआ है जिसका वर्क फंक्शन अलग अलग है, φ1 φ2 और φ3। तो यहाँ पे अलग अलग मेटल दिया हुआ है, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है। तो ये 1/λ का वैल्यू दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो 1/λ का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.001। ये नैनोमीटर इन्वर्स है, तो पर नैनोमीटर कह सकते हैं। तो यहाँ से ये φ1 φ2 और φ3 है। उसके बाद कह रहा कि ये एक्सपेरिमेंटली प्लॉटेड किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा इसमें करेक्ट है। और जो वेवलेंथ दिया हुआ है वायलेट कलर का वो दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। तो पहला पूछ रहा है कि रेशियो पूछ रहा है कि φ1 φ2 और φ3 का। तो यहाँ पे आप जानते थे कि इस पॉइंट पे जनरली हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करते थे तो इसको लैम्डा नॉट कहते थे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ से हम लोग जो कहते थे जो एच सी बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि वर्क फंक्शन का वैल्यू जो है सो अगर जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो है सो मैक्सिमम वो वेवलेंथ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सके, तो उसका वेवलेंथ हम लोग लैम्डा नॉट मानते थे। तो यहाँ पे देखिए जाए तो सबका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये 1/λ दिया हुआ, तो 1/λ का वैल्यू दिया हुआ था। एस सी का तो वैल्यू जानते ही हैं 1240 नैनोमीटर। तो अगर इसको हम लोग चाहेंगे तो φ1 और φ2 φ3 का रेशियो कर सकते हैं। तो यहाँ से SC तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहीं से अगर ऊपर हम मिटा रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन को मिटा रहे हैं बनाने के लिए, तो इसको पहुँच कर क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मिटाएं तो चलिए।
तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि फाई जो है सो 1 बाय लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से लेमडा 1 रेशियो लेमडा 2 सॉरी फाई 1 रेशियो फाई 3 जो हो जाएगा वो SC बाय लेमडा नॉट 1, SC बाय लेमडा नॉट 1 रेशियो SC बाय लेमडा नॉट 2 रेशियो SC बाय लेमडा नॉट 3 है। तो देखिए SC तो सब में कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। 1 बाय लेमडा 1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.01, तो ये आ जाएगा 0.01 रेशियो। फिर यहाँ पे देखिए 1 बाय लेमडा नॉट 2 दिया हुआ, ये सेकेंड मेटल के है, तो ये दिया हुआ है 0.002 रेशियो। ये दिया हुआ लेमडा नॉट 3 0.004। तो इस सबको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 4। तो फर्स्ट तो गलत, हाँ फर्स्ट ही सही है और सेकेंड गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि टेन थीटा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SC बाई E होता है। तो हम लोग ग्राफ जो ड्रॉ करते थे तो y इक्वल टू mx माइनस c, तो x का वैल्यू तो 1 बाय लेमडा और m यही स्लोप होता है SC बाई E। तो ऑप्शन नंबर C भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि वायलेट कलर के लिए जो है सो इजेक्ट हो रहा है, जो मेटल वायलेट कलर जो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है वो सेकेंड और थर्ड के लिए कर रहा है। तो हम लोग निकालते हैं इसको। तो आप जानते हैं कि 1 बाय वेवलेंथ मतलब कि अगर लेमडा नॉट से 1 बाय लेमडा नॉट 1 का वैल्यू दिया हुआ 0.001 है, तो यहाँ से लेमडा नॉट 1 आ जाएगा। फर्स्ट मेटल के लिए जो आ जाएगा, देखिए यहाँ से इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर जा कर के 1000 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से लेमडा नॉट 2 जो आ जाएगा, इसको 1 बाय समथिंग करेंगे तो ये 500 नैनोमीटर आने वाला है, ये नैनोमीटर में, ये भी 500 नैनोमीटर। इसी तरह से लेमडा नॉट जो थर्ड के लिए आएगा, मतलब ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है थर्ड के लिए, ये 250 आ जाएगा नैनोमीटर। और आप जानते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मान लीजिए, तो जो लेमडा का वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए लेमडा नॉट से। तो आप देखिए यहाँ पे लेमडा जो दे रहे हैं तो ये वायलेट कलर के लिए दे रहा है, तो वायलेट कलर किसको इजेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट का तो कितना है, ये 1000 है, मतलब लेमडा नॉट का वैल्यू ज़्यादा है। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए तभी देख रहे हैं कि जो वायलेट कलर के देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि इसका अगर वेवलेंथ अगर कुछ ज़्यादा दिया हुआ है, इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है सो 1000 है और जो लाइट इमिट हो रही है उसका 400 था, तो 400 इससे कम है तो फर्स्ट के लिए कर सकता है। मतलब जैसो ये फर्स्ट के लिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सो हो सकता है, सेकेंड के लिए भी हो जाएगा लेकिन थर्ड के लिए नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड और थर्ड के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेवलेंथ को हम लोग मैच करा करके निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लाने वाला था, मुश्किल तो नहीं थी, बस दिमाग लाने वाला था। ये क्वेश्चन नंबर जो है सो D भी जो था कुछ अच्छा ही कंसेप्ट था इसके ऊपर। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।